ओके, अब हम आगे आते हैं और आगे आके जो है वो हम अगला एक टॉपिक देखते हैं जो कि एचआर की बहुत सिग्निफिकेंट अब के लिहाज से या करंट सिनेरियो के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो रोल प्ले करने लगे, बहुत सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन लेने लगा है। वो आपकी कहलाती है वर्क लाइफ बैलेंस। किसी को पता है वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? जी, किसी को पता है वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? अली, यस सर। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? सर आई थिंक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सब लेवल मतलब हर एम्प्लॉयज को लेके चलना नहीं इफेक्टिवली नहीं और नहीं नहीं एफिशिएंसी से, नहीं लाइफ बैलेंस। नहीं। आसिफ, आसिफ। सर नो आइडिया। ओके, फुरकान। सर इसका मतलब ये हो सकता है इक्वालिटी बिटवीन पर्सनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में और मतलब आपके करियर में जो इक्वालिटी होती है। यस, देखो हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है, वो अपने नाम से जो है वो खुद बहुत क्लीनली जो है वो इजहार कर रहा है, और वो ये है कि हमारे हम में से हर एक की दो जिंदगियां होती हैं। एक जिंदगी हमारी होती है जिसको हम नाम देते हैं बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सदा, हमारे पास हमारी दो जिंदगी हैं। एक जिंदगी वो है जो कि हम 8 बजे से 5 बजे तक गुजारते हैं, दैट मीन्स हमारी ऑफिशियल लाइफ। एक जिंदगी वो है जो कि हम अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ गुजार रहे होते हैं और रिलेटिव्स के साथ गुजार रहे होते हैं। तो हमारे पास पहले चूंकि कंपटीशन नहीं था तो इसलिए इतना ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हमारे पास इशू ये आया है कि चूंकि हमारे पास कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं तो उसी लिहाज से जब उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है तो आपके काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई हैं। जब काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है तो फिर आपके साथ जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी आपकी बढ़ गई हैं। अब जब सब चीजें बढ़ गई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी वर्किंग लाइफ बढ़ गई है। जब आपकी वर्किंग लाइफ बढ़ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको कौन सी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी? अपनी फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगी। फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ये है कि आपके पास दिन के वही 24 घंटे हैं और 24 घंटे में वही आपका सोने का टाइम, उसी में आपका सोने का टाइम, उसी में आपका जागने का टाइम एंड एवरीथिंग। 8 बजे से 5 बजे तक का जो आपका वर्किंग कॉन्टेक्स्ट है, जो ऑफिशियल वर्किंग कॉन्टेक्स्ट है, वो बढ़ गया। अब जब चूंकि वो बढ़ गया है तो इसलिए आपका फैमिली लाइफ टाइम कम हो गया है। जब तक हम बेबी बूमर्स की बात करते थे ना, 1945 1946 से 1965 तक के पीरियड की बात करते थे, तो उस वक्त के लोगों को ये वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि उस पीरियड के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, उस पीरियड में कंपटीशन या उस पीरियड में इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे। अब बेबी बूमर्स के बाद जो हमारे पास सेकंड जनरेशन आई वो हमारे पास आई जनरेशन एक्स की। जनरेशन एक्स वो थी जो कि बेबी बूमर से ज्यादा डेवलप थी। 1965 से और 1980 तक की जो बॉन्ड है, ये वो क्लस्टर है, ये वो है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक्सिमम इस वक्त टॉप नॉच के ऊपर या मैक्सिमम इस वक्त जो सीईओ लेवल है उसके ऊपर आपको मिलेंगे, सीईओ या मैनेजरियल लेवल के ऊपर आपको ये मिल रहा है। ठीक है, अब मैमूना कुछ कह रहे हो बेटा? नो सर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो जनरेशन एक्स है ये वो है जो कि आपके पास जो है अभी मैक्सिमम मैनेजरियल पोजीशंस के ऊपर बैठी हुई है या मैनेजरियल पोजीशंस के ऊपर काम कर रही है। ठीक हो गया। अब मसला ये है कि हमारे पास जो वर्क लाइफ बैलेंस का जो इशू स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ जनरेशन एक्स में, और जनरेशन एक्स से वो बढ़ते 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 जनरेशन वाई के अंदर आ गया। जनरेशन वाई जो आपकी है ये मिलेनियल्स भी कहलाती है। ये मिलेनियल्स क्यों कहलाती है? क्योंकि आप 1990 एंड 2000 की ऑनवर्ड ब्रीड है, तो इसीलिए आपको जो है मिलेनियल्स का वो किया जाता है। और ये वो ब्रीड है या ये वो एरिया है जिसमें आप लोग भी शामिल होते हो और हम लोग भी शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो इसीलिए इसको जो है वो जनरेशन वायर्स का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की जनरेशन आ गई। एक हमारे पास आ गई बेबी बूमर्स, एक हमारे पास आ गई जनरेशन एक्स, एक हमारे पास आ गई जनरेशन वाई, और जनरेशन वाई है जो कि हम लोग हैं। अब जनरेशन वाई के अंदर चूंकि डाइवर्सिटी इंक्लूजन का एलिमेंट बहुत ज्यादा शामिल हो गया, क्योंकि जनरेशन एक्स के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत ज्यादा इशू खड़ा हो गया, तो अब क्या सिचुएशन हुई? अब सिचुएशन ये हुई कि पीपल आर, या जनरेशन एक्स एंड वाई के जो लोग हैं, दे आर पैशनेट अबाउट देयर कैरियर्स। वो अपने कैरियर्स के बारे में तो पैशनेट हैं, बट वो साथ साथ अपने फैमिली और लीजर टाइम यानी कि अपनी फैमिली को, अपनी जो सेकंड लाइफ है उसको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। अब चूंकि हमारे पास ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसमें आपका ना वो करियर
जो है अपना कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ना वो अपनी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ अ इम्बैलेंस। इस चीज ने इम्बैलेंस को क्रिएट कर दिया, और इस इम्बैलेंस के क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट तरीके से प्रायोरिटाइज कर दिया। डिफरेंट तरीके से प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी भी है, लेकिन अगर उसका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा नहीं है तो बहुत सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद नहीं करते। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शायद पैसे थोड़े कम देती है लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस उसका बहुत अच्छा है, वो ऑर्गेनाइजेशन सडनली बहुत प्रेफरेबल होती है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू क्रिएट या इन ऑर्डर टू इनकलकेट या इन ऑर्डर टू कॉम्प्रोमाइज, इन ऑर्डर टू वर्क आउट ऑन दिस सिचुएशन, कंपनीज ने क्या करना स्टार्ट किया? कंपनीज ने ये करना स्टार्ट किया है कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट उठाया है कि वर्ल्ड नेवर स्लीप्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो उन्होंने ये उठाया कि दुनिया कभी नहीं सोती है। इसका मतलब ये है कि दे हैव मैनिपुलेटेड एंड दे हैव स्टार्टेड या दे हैव स्टार्टेड वर्किंग द वर्किंग कॉन्टेक्स्ट इन सच अ वे कि वो कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। कंटिन्यूअसली काम करने का मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम लोग जो अमेरिका के अंदर हैं वो अमेरिका के टाइम के लिहाज से कंपनी में काम कर रहे होंगे, वो तमाम के तमाम लोग जो पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के टाइम के लिहाज से काम कर रहे होंगे, वो तमाम के तमाम लोग जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के टाइम के लिहाज से काम करेंगे। मींस आपकी कंपनी 24 घंटे चलती रहेगी, और इस 24 घंटे चलने का आपको क्या फायदा होगा? इस 24 घंटे चलने का फायदा आपको ये होगा कि आपके ऊपर कंपनी की जो एडिशनल कंपटीशन की जो लायबिलिटी है वो कम से कम हो जाएगी। क्यों कम से कम हो जाएगी? क्योंकि आपका टाइम डिफाइंड है, आपका टाइम जैसे ही खत्म होगा दूसरी जगह के बंदे का काम टाइम का स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टाइम चेंजेस होते चले जाते हैं, इट बिकम्स इजी कि आप जो है उसको आसानी से जो है वो अपने टाइम को मैनेज करते हो, और इसी तरीके से कंपनी आपके लाइफ को और आपके काम को मैनेज कर लेगी। जो सेकंड चीज जो आपके पास है वो है जो कि कोविड की वजह से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट या सबसे ज्यादा कॉमनली स्टार्ट हो गई। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलाउज एम्प्लॉयज टू वर्क एट होम। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों में से कितने लोगों ने अपने फादर को या कितने लोगों ने अपने मदर को जो कि ऑफिस काम कर रहे हैं, अपने भाई बहनों को जो कि ऑफिस में काम कर रहे हैं ऑफिशियल एनवायरनमेंट में, उनको वर्क फ्रॉम होम करते हुए देखा है। बट दिस कोविड हैज एक्चुअली कंफर्म्ड दिस वर्क लाइफ बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ वर्क फ्रॉम होम। अब क्या होता है, अब अगर मिसाल के तौर पे किसी खातून की तबीयत सही नहीं है और वो मैनेजर है, तो उसको उन खातून को ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। वो अपना तमाम के तमाम काम अपने घर से भी मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन ड्राइव्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं, आपके इतने ज़्यादा मेथडोलॉजीज इनकॉर्पोरेट इन्वॉल्व हो चुकी हैं, आपके इतने ज़्यादा तरीकाकार आ चुके हैं कि नाउ यू कैन इजीली वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। थर्ड, जो तीसरी चीज़ अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख रहे हैं, तीसरी चीज़ जो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर कर रही है करने के लिए ताकि वर्क लाइफ बैलेंस रहे और जनरेशन एक्स और वाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, और वो ये है कि एम्प्लॉय को जो है वो लॉन्गर आवर्स के अंदर नहीं ब्रेक कराया जाता, लॉन्गर आवर्स तक नहीं बिठाया जाता, बल्कि उनका 45 वर्किंग आवर्स अ वीक डिफाइन कर दिया गया। दैट मीन्स आपको पूरे हफ्ते में 45 घंटे काम करना है। अब ये आपकी मर्जी है कि पूरे घंटे में 45 आपको घंटे किस तरीके से काम करना है, और मैक्सिमम स्लैब उन्होंने दे दिया 50 से ऊपर नहीं जाएगा और 45 के अंदर अंदर रहेगा या 45 तक रहेगा। लाइक अगर मेरे पास 5 वर्किंग आवर्स हैं ऑफिशियल, मतलब अगर मेरा ऑफिस 5 दिन खुलता है हफ्ते में, तो मुझे एक दिन के 9 घंटे काम करना है। दैट्स इट। अगर बहुत ज्यादा कोई चीज है तो मैं 5 घंटे ऊपर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं ऊपर नहीं कर सकता। और फाइनली एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी मैरिड एम्प्लॉयज हैं, यानी जो हस्बैंड वाइफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए डुअल करियर कपल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया। डुअल करियर कपल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो मैरिड लोग होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही ऑफिस के अंदर रखा जाता है, ताकि उनकी वर्क लाइफ या उनकी बैलेंसिंग जो है वो इजीली और मेंटेनेबल रहे। ये सारी के सारी चीजें वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर होती हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस में ये सारी के सारी चीजें जो की जा रही हैं, ये की जा रही हैं एचआर के इनिशिएटिव्स में या एचआर के ऊपर।
अब हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके ये देखते हैं कि हमारे पास जो लेबर सप्लाई है, लेबर सप्लाई से मुराद ये है कि वो लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, जिनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हमने कहा कि जी बेबी बूमर्स हैं, एक हमने कहा कि जनरेशन एक्स है, एक हमने कहा जनरेशन वाई है। ठीक है, जनरेशन वाई को हम मिलेनियल्स के नाम से भी क्या काउंट कर रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लेबर सप्लाई क्या है, यानी हमारे पास मार्केट किस तरीके से चल रही है, और ये वो जगह है जहां से एचआर अपने सिग्निफिकेंट रोल जो है वो स्टार्ट करता है। अगर हम लेबर सप्लाई के लिहाज से बात करें तो लेबर सप्लाई के अंदर जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो मेजर रिपोर्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो स्टाफिंग कंपनीज है, स्टाफिंग कंपनी से मुराद वो कंपनी जो कि कंपनीज के बिहाफ पे जो है वो एम्प्लॉयज को जो है वो सर्च करती हैं, या कंपनीज के बिहाफ पे जो कि एम्प्लॉयज को हेड हंट करती हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आपके पास एक चीज फाउंड की जाती है जिसको नाम दिया था टैलेंट शॉर्टेज सर्वे। टैलेंट शॉर्टेज सर्वे ये बताता है कि आपकी लेबर फोर्स के अंदर या आपकी लेबर क्लास के अंदर या आपकी लेबर वर्किंग कॉन्टेक्स्ट में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि कम है, कौन सा ऐसा स्किल है जो कि कम है, और कौन सा ऐसा स्किल है जो कि ज्यादा है। तो आपके लेबर शॉर्टेज सर्वे में ये चीज डिफाइन की गई कि पूरी दुनिया के अंदर जो 10 लार्जेस्ट इकोनॉमिकल रैंक स्किल्स हैं, यानी कि जो पूरी दुनिया में 10 टॉप स्किल्स हैं, वो जो सबसे टफेस्ट हैं, लाइक पूरी दुनिया के अंदर ढूंढना, वो कौन से स्किल्स हैं, वो ये स्किल्स हैं। ठीक है, अब यू विल बी सरप्राइज टू नो, अब तुम लोग हैरान हो रहे होगे कि ये स्किल तो वो हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमनली और सबसे ज़्यादा आसानी से मिल सकते हैं, बट दुनिया के अंदर ये स्किल ट्रेड्स मिलना सबसे मुश्किल तरीन काम है। सो वर्ल्ड ट्रेड सर्वे लेबर फोर्स के अंदर ये चीज़ डिफाइन करता है। ठीक है, अब कुछ बिजनेसमैन जो है और आपका लेबर सप्लाई की जो शॉर्टेज है वो आपको क्या रिजल्ट करती है, वो कभी कभी ये रिजल्ट करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसी वजह से एक्सपेंड ही नहीं हो पाती, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसी एक वजह से बढ़ ही नहीं पाती है क्योंकि उसके पास सफिशिएंट स्किल्स या सफिशिएंट लोग मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सवाल बड़ा कॉमन होता है जो कि एचआर पूछता है कि डू वी हैव स्किल शॉर्टेज, क्या हमारे पास स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। अब सवाल ये है कि ये जवाब किस तरीके से, ये किस तरीके से आंसर किया जाए। ये इस तरीके से आंसर किया जाता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास जो है एक खास किस्म के टेस्ट, एक खास किस्म के सर्वे होते हैं, जिन सर्वेस के अंदर आप ये चीज डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज योर करंट डिमांड ऑफ वर्कर्स, ठीक है, एंड व्हाट इज योर करंट स्किल रिक्वायरमेंट। लाइक आपके पास एग्जिस्टिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो कौन से लोग, यानी कि वो हम सप्लाई के तौर पे कहते हैं कि वो किस स्किल सेट के, किस तरह के लोग जो है वो मौजूद हैं, और आपको किस तरह के स्किल सेट या किस तरह के लोगों की जरूरत होगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको रिक्वायर्ड होंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो एक चीज तो हमारे पास सर्टेन है कि जो बेबी बूमर जनरेशन है जो 1946 से 1965 तक जो आ रही थी वो ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो रही है। अब वो जब ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो जाएगी तो इसका मतलब ये या तो उसके अंदर जनरेशन वाई आएगी या उसके अंदर जनरेशन एक्स आएगी। अब जब जनरेशन एक्स और वाई आएगी तो उसकी डिमांड कुछ और है। अब उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड ये है कि द नीड ऑफ स्किल वर्कर विद मैथ्स एंड साइंस स्किल्स इंक्रीजिंग एंड शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स एग्जिस्ट। This is what the survey, yeah, this is what Society of Human Resource Management actually is working on. उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि 25% ऑफ यूएस और 35% ऑफ कैनेडियन कंपनीज हैं वो रिक्रूट करती है फॉरेन नेशनैलिटी को। क्यों? बिकॉज देयर इनएबिलिटी टू अट्रैक्ट लोकल वर्कर्स फॉर नेसेसरी स्किल्स। ये वो चीज है जो कि आपकी डिमांड और सप्लाई के क्वांटम को बैलेंस कर रही होती है व्हेनेवर इट कम्स टू द स्किल्ड वर्कर्स। कि पूरी दुनिया के अंदर लाइक अमेरिका में और कनाडा के अंदर जो आप हम जैसे जो एक्सपर्ट जाते हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए है क्योंकि उनके अपने लोगों की इनएबिलिटी है जो स्किल उनको रिक्वायर्ड है उसको मीट करने के लिए। सो व्हाट हैपेंस, ग्लोबलाइजेशन उन कंपनीज को कैसे फायदा देती है, ग्लोबलाइजेशन उन कंपनी को ऐसे फायदा देती है कि ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स द कंपनी टू एक्वायर द नॉट ओनली द नेटिव्स, मतलब जो वहां पे रहते हैं सिर्फ उनको नहीं एक्वायर करना है बल्कि
जो बाहर के लोग हैं उनका भी क्लस्टर क्रिएट कर देती है, जिससे इट बिकम्स इजी फॉर HR टू हायर पीपल। अब तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है थोड़ा सा कि हमारे पास वर्कफोर्स क्या चीज थी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या चीज थी, फिर इंक्लूजन क्या आया, फिर इंक्लूजन के बाद आपकी जो जेंडर, जो आपके पास आपकी ये जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लेबर फोर्स की डिमांड एंड सप्लाई है वो आपस में किस तरीके से लिंक करती है। तो दिस इज हाउ दीज ऑल थिंग्स लिंक विद ईच एंड अदर। और अब इसके बाद हम आते हैं और हम आके देखते हैं कि अब यहाँ से आगे हम आके देखते हैं कि अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम सवाल पूछते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में मिसाल के तौर पे एक स्किल की जरूरत है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग भी मौजूद हैं, मतलब ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, ज्यादा लोग आप मजीद, क्योंकि जाहिर सी बात है इकोनॉमी का रूल है कि आपके पास डिमांड और सप्लाई का बैलेंस होना जरूरी है, ब्रेक इक्विलिब्रियम पे होना जरूरी है। अब अगर आपको किसी चीज की डिमांड चाहिए लेकिन सप्लाई आपके पास मौजूद है, या आपके पास डिमांड भी मौजूद है सप्लाई भी मौजूद है लेकिन जगह मौजूद नहीं है, देन व्हाट यू डू। वहां पे HR 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। एक फंक्शन कहलाता है डाउन साइजिंग का, एक फंक्शन कहलाता है राइट साइजिंग का, एक फंक्शन कहलाता है आउटसोर्सिंग का, और एक फंक्शन कहलाता है कंटिंजेंट वर्कफोर्स का। अब पहला सवाल यह है कि डाउन साइजिंग क्या होता है। डाउन साइजिंग का मतलब यह है कि अगर आपको अपनी कंपनी के वर्क लाइफ बैलेंस इंक्रीज करनी है, या अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी लेकर आनी है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को लाना है। अब लोगों को लाने का मतलब यह है कि पुराने लोगों को रिमूव करना है। तो पुराने लोगों को रिमूव करने का एक तरीका है डाउन साइजिंग। वर्ड सुना है डाउन साइजिंग तुम लोगों ने, या तुम में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया डाउन साइजिंग का कि डाउन साइजिंग क्या होती है, या तुम्हारी फैमिली में या कभी किसी ने देखा है? जी फुरकान। यस सर। जी, डाउन साइजिंग का एक्सपीरियंस देखा है कभी कि डाउन साइजिंग क्या होती है क्या नहीं होती? जी सद्दाम, कहाँ देखा बेटा? उमैर आप कुछ बोल रहे हो बेटा लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके चलो, बाय द टाइम जो सद्दाम लिखता है हम जो है उसको पढ़ के मैं आगे आपको सुना दूंगा। डाउन साइजिंग का बेसिक मकसद ये होता है कि वो तमाम के तमाम आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज जो है एम की गई हैं, कि जिन एक्टिविटीज की एफिशिएंसी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। ओके 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 ठीक है। मैं डाउन साइजिंग का मतलब ये है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के वो फंक्शंस, जो फंक्शंस आपको लगता है कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव कर दें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, तो इस तरह के रिमूवल को आप डाउन साइजिंग कहलाता है। इसके बाद ये तो डाउन साइजिंग तो एक चीज है जो कि हम यूज करते हैं जब हमें फंक्शंस कट ऑफ करने होते हैं, हमें फंक्शंस क्लोज करने होते हैं। 2013 के अंदर ऑलमोस्ट 30,000 जॉब जो है वो डाउन साइज हुई थी। अगर आप बात करो 2000, और ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ HSBC की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज है वो हमारे पास कहलाती है राइट साइजिंग। आई हैव स्टडीड द कांसेप्ट, आई आल्सो वंस रेड दैट टोटल पार्को वेंट थ्रू दिस प्रोसेस। यस, बिल्कुल सद्दाम, टोटल पार्को भी इस प्रोसेस से गुजरी थी, बाइको गुजर रही है, बाइको अभी भी यही काम कर रही है। बाइको स्टार्टेड डाउन साइजिंग एम्प्लॉइज बिकॉज उनको लगता है कि उनके जो लोकल एम्प्लॉइज हैं वो दे आर नॉट दैट मच एफिशिएंट और दे आर नॉट दैट मच बेनिफिशियल, तो वो उनको जो है वो डाउन साइजिंग के ऊपर लेके जा रही है। यू आर वेरी राइट, ये वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है राइट साइजिंग का। राइट साइजिंग के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि व्हाट यू डू इज दैट आप ऑर्गेनाइजेशन को जो है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इस तरीके से क्रिएट करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने एडिशनल कामों के साथ साथ कुछ एडिशनल काम भी ले लेते हैं। एडिशनल काम लेने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप एक काम कर रहे हैं और आपके साथ वाली पोजीशन खाली है, तो उस साथ वाली पोजीशन के ऊपर बंदा नहीं लाया जाएगा बल्कि आपको ही वो काम दे दिया जाएगा, जिस जो कहलाती है राइट साइजिंग का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स अ पर्सन इज एफिशिएंटली परफॉर्मिंग इन 2 to 3 jobs at a time, so that he may be able to work the responsibilities of 2 to 3 people who will be existing within the organization। बट चूंकि ऑर्गेनाइजेशन उनको नहीं चाहती है कि 3 से 4 लोग एक 3 से 4 सीटों के ऊपर काम करें, तो व्हाट दे डू इज दैट वो 4 सीटों पे 2 लोगों को बिठा देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल राइट साइजिंग। इसके बाद एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो कहलाता है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी पूरा के पूरा जो फंक्शन है या पूरा के पूरा जो काम है, वो पूरा के पूरा काम जो है वो किसी बाहर की कंपनी को दे देती है, और ये कहती है बंदे तुम्हारे, प्रोसेस तुम्हारा, काम तुम्हारा, टाइम पीरियड तुम्हारा, जो भी तुम्हें करना है तुम्हें करना है, पॉलिसीज हम तुम्हें बताएंगे, किस तरीके से तुम्हें करना है वो हम तुम्हें बताएंगे, तुम सिर्फ हमें काम कंप्लीट करके दोगे हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, और उसके अगेंस्ट में हम तुम्हें मंथली, एनुअली या काम के वाइज, स्पॉट वाइज जैसे हम कहते हैं,
जो भी तुम्हारा सर्विस चार्ज होगा हम तुम्हें वो सर्विस चार्ज देंगे और उस सर्विस चार्जेस के अगेंस्ट में यू विल बी रेंडरिंग योर सर्विसेज टू अस। ठीक है, इसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट है जो कि कंटिंजेंट वर्कफोर्स का कॉन्सेप्ट है। कंटिंजेंट वर्कफोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मोर और लेस अब तब्दील हो चुका है और अब वो कॉन्सेप्ट जो है कन्वर्ट हो चुका है आपका फ्रीलांस वर्किंग कॉन्सेप्ट के अंदर। फ्रीलांस वर्किंग कॉन्सेप्ट में क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोग, बेटा ये आईफोन कौन है, प्लीज अपना नाम मेंशन कर दो बेटा, इस तरीके से फोन के नाम से नहीं चलाओ, बाद में मुझे प्रॉब्लम होगा अटेंडेंस में तुम लोगों की मार्क करने के लिए। जी प्लीज बेटा नाम से अपने लॉगिन हो जाओ, नाम चेंज कर दो फोर्स का। ओके, कंटिंजेंट वर्कफोर्स में पार्ट टाइम कह लो, टेम्परेरी कह लो, बट नाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन चेंज्ड। अब कॉन्सेप्ट कन्वर्ट हो गया और अब आपका कॉन्सेप्ट कन्वर्ट हो गया फ्रीलांस के ऊपर। तो फ्रीलांस कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आता है। नाउ दिस आर थ्री बेसिक डेफिनेशन या दीज आर थ्री बेसिक डायमेंशंस जो कि हम अब डिफाइन करते हैं या जो कि अब हम जो है अपनी वर्क फोर्स को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं कि अब हमारे पास हमारी वर्क फोर्स कैसी है। एक मिनट, ये मैं किधर चला गया, ठीक है। अब यू हैव गॉट 1 मिनट, तुम सब लोगों के पास 1 मिनट है, बल्कि 1 मिनट नहीं, लेट्स टेक इट 5 मिनट। तुम सब लोगों के पास 5 मिनट है, ये पढ़ो और इससे एक एक लाइन की, पार्ट टाइम एम्प्लॉय की, टेम्परेरी एम्प्लॉय की और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की एक लाइन की डेफिनेशन उठानी है। और वो एक लाइन की डेफिनेशन में तुम सब लोगों से पूछूंगा। यू हैव गॉट 5 मिनट्स, 10:09 हो रहे हैं और 10:15 पे आई विल स्टार्ट आस्किंग विद एवरी वन ऑफ यू। तो एक एक लाइन की डेफिनेशन है, तुमने लिखो अपने पास और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। बेसिकली जो हमारे कंटिंजेंट वर्कफोर्स है उसमें ये 3 कैटेगरीज आती हैं और फिर उसके बाद हम मजीद फर्दर आगे उसको डिस्कस करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स। एक्सक्यूज मी सर, सर रिपीट कर देंगे क्या करने में, इंटरनेट जी जी डिस्कनेक्ट हो जी गया। अली, मैं कर बता दूं तो मैंने ये कहा कि आपके पास ये 3 कंटिंजेंट वर्कफोर्स की कैटेगरीज हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, आप ये पढ़ोगे और पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्या होता है, टेम्परेरी एम्प्लॉय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय क्या होता है, उसकी एक एक लाइन की डेफिनेशन बताओगे मुझे। ठीक है, 5 मिनट ओके है, 5 मिनट के ओके, बाद थैंक हम यू। मैं हर एक से पूछूंगा। ठीक है, ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके जनाब, आर वी डन? होपफुली सबने जो है वो लिख लिया होगा। तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आसिफ से पूछे। जी आसिफ, पार्ट टाइम, टेम्पररी, कॉन्ट्रैक्ट, तीनों एम्प्लॉयज की एक एक लाइन में डेफिनेशन बताओ। सर पार्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट है सर उसमें ये है कि सर वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय आर दोज हु वर्क fewer than 4 hours in a week. 4 आवर्स या 40 आवर्स? 40 hours सर। ठीक है। सो आसिफ ये कहता है, आसिफ ने चूंकि पढ़ा नहीं था और आसिफ ने अभी फौरन पहली लाइन पढ़ी और पहली लाइन पढ़ के मुझे बता दिया है कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज वो हैं जो कि 40 आवर्स वीक से कम काम करते हैं, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं। आसिफ बिल्कुल ऐसे ही था ना? नहीं पढ़ा ना बेटा? जी सर, सब पढ़ा है सर। नहीं पढ़ा बेटा, पहली वाली बात ठीक थी, जी सर नहीं पढ़ा। चलो अगला, टेम्परेरी एम्प्लॉय क्या है? सर टेम्परेरी एम्प्लॉय ये है कि पार्ट टाइमर आर जनरली एम्प्लॉयड ड्यूरिंग पीक प्रोडक्शन पीरियड। ठीक है। पार्ट टाइम टेम्परेरी एम्प्लॉयज वो होते हैं जो कि हमारे पास वो एम्प्लॉयज जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस पीक के ऊपर जाने लगता है। पीक पे जाने का मतलब ये है कि जब हमने ये चीज एंटिसिपेट की हुई होती है कि जी मैक्सिमम हमारी प्रोडक्शन मशीन की कैपेसिटी या हमारी मैक्सिमम सीजन में हमारी प्रोडक्शन जो है वो 600 यूनिट्स पे जाएगी और अभी हम 10 यूनिट्स पे कर रहे हैं। तो जब हमें 10 से 600 पे जाना होता है तो हम टेम्परेरी एम्प्लॉयज हायर करते हैं जो कि पीक डिमांड को मीट करते हैं और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वो उनको छोड़ देते हैं, मतलब फिर हम उस एम्प्लॉय को फारिग कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स क्या होते हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो होता है सब कॉन्ट्रैक्टर आर कंसल्टेड हु आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन वर्क एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स दीज वो वर्कर होते हैं टाइपिकली बस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वो होते हैं जो कि आपके पास स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हायर किए गए। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे हायर करने का मतलब ये, कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट हुआ 6 महीने का या 8 महीने का या साल का है, आपने उस पर्टिकुलर काम के लिए जो है वो प्रोजेक्ट के लिए बंदों को हायर किया और हायर करने के बाद जो है वो आपने वो काम किया और काम कर जैसे वो स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्ट या स्पेशलाइज टास्क या स्पेशलाइज चीज खत्म हो गई तो दैट मींस वो बंदे भी आपके पास से डिसकंटिन्यू कर गए। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट हमजा। हमजा, आर यू देयर? यस सर। ओके हमजा, मुझे एक बात बताओ, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, टेम्परेरी एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, तीनों के अंदर जो आपके पास उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सर मतलब पार्ट टाइम डेफिनेशन। वाले हाँ हाँ, एम्प्लॉयज होते तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही हैं, लेकिन वो परमानेंट होते हैं। पार्ट टाइम वो एम्प्लॉयज 40 परमानेंट घंटे से होते बस हैं? कम काम करते हैं। हमजा सर ये परमानेंट। रिपीट करो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज परमानेंट होते हैं? सर वैसे मैं अभी आया हूँ, मेरी घर पे लाइट नहीं थी, 10 बजे लाइट आई है। तो बेटा तो मुझे 1 मिनट पहले ये बात बता देते तो मुझे कोई मसला नहीं था, मैं आगे स्विच कर जाता। चलो कोई बात नहीं। सना, सना जी सर। बेटा पार्ट टाइम एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक बताओ मुझे। पार्ट टाइम का जी सर, दोज पहले बताओ, एम्प्लॉय पढ़ा है? जी सर। पढ़ा है? यस सर। ओके, अब बताओ क्या है पार्ट टाइम एम्प्लॉय, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका। 4 hours 10 PM to 2 नहीं PM। नहीं नहीं, और देखो, ये नहीं है, ये नहीं है। ये नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक, जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है गुड। खुसूसियत। लाइक ये जो एम्प्लॉयज हैं ये पार्ट टाइम, यानी कि ये किसी ना किसी खासियत की वजह से होते हैं। तो वो खासियत क्या है? हर एक के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लाइक अगर तो तुमसे पूछता है, देखो मैं तुमसे पूछता हूँ सना, आपका नाम क्या है, क्या कहोगे, क्या नाम है आपका? सना इकबाल। सना इकबाल। अब मुझे ये बताओ सना इकबाल किस चीज में अच्छी है और सना इकबाल किस चीज में वीक है? सवाल आसान कर देता हूँ, सना इकबाल किस सब्जेक्ट में पढ़ाई में अच्छी है और किस सब्जेक्ट में पढ़ाई में अच्छी नहीं है? अकाउंटेंट में ठीक है सर। अच्छा, और किस में अच्छी नहीं हो? जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है वो मुश्किल पड़ते हैं। ओके ठीक है, ये बेसिकली आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होगा पढ़ाई के। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट टाइम एम्प्लॉय की एक डेफिनेशन है जो कि बता दी गई। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके चलो मैं तुम लोग को ये कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ ताकि फिर हम आगे की तरफ मूव करें। पार्ट टाइम एम्प्लॉय का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक कैरेक्टरिस्टिक ये है जो सबसे सिग्निफिकेंट है कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज जो है वो बेसिकली फुल टाइम, ये सदाम बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
पार्ट टाइम एम्प्लॉय बेसिकली फुल टाइम एम्प्लॉय के काम को स्प्लिट कर देते हैं। लाइक फुल टाइम एम्प्लॉय एक बंदा जो काम कर रहा होता है, पार्ट टाइम 2 या 3 एम्प्लॉयज मिलके वो एक काम कर रहे होते हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास पार्ट टाइम एम्प्लॉय का, वो ये कहलाता है कि जी पार्ट टाइम एम्प्लॉयज बेसिकली वर्क दोज एक्टिविटीज which are those part-time employees split that activity which was actually performed by single full-time job worker. Like एक जॉब वर्कर जो सिंगल है और वो पूरा के पूरा काम कर रहा है, उसको जब मैं टुकड़ों में ब्रेक कर देता हूँ तो वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय कहलाता है। ठीक है, अच्छा फुरकान, अब मुझे बताओ टेम्पररी एम्प्लॉय का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फुरकान, टेम्पररी एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। सना बेटा बेशक माइक बंद कर दो, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ जी। सर किसका? टेम्पररी एम्प्लॉय का। पहले मुझे बताओ पढ़ा है नहीं पढ़ा? सर डेफिनेशन तो लिखी है सर मैंने। उसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं ना। अच्छा यस चलो सर। बताओ, मैं सामने तुम्हारे खुला हुआ है, टेम्पररी एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पूरा पढ़ा है ना? यस सर। तो कैरेक्टरिस्टिक बताओ। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑफ कर दे तो नहीं उनकी रिप्लेसमेंट में नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, और देखो 1 मिनट है, जल्दी से देखो। नहीं नजर आया, नहीं समझ आया, चलो मैं बता देता हूँ, छोड़ दो। टेम्पररी एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि टेम्पररी एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है लेबर की, वो ऐड कर रहा होता है। जी उमैर, बिल्कुल। ये तो उमैर तुमने माइक पे क्यों नहीं बोला? अच्छा चलो तुमने लिख के दे दिया, थैंक यू सो वेरी मच। सर आपने पूछा नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, पूछा नहीं था सर। ओके चलो तुम अगली बारी मुझे बता देना। लेकिन टेम्पररी एम्प्लॉय की बात करते हैं तो टेम्पररी एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि ये आपकी बैलेंस शीट की फिक्स कॉस्ट में एक एम्प्लॉय की लेबर ऐड करता है, लेकिन ये एडिशन जो होता है ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। लाइक 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। जब तक आपकी पीक डिमांड चलती रहती है तब तक ये फिक्स कॉस्ट ऑफ सैलरी आपके हेड के अंदर मौजूद रहती है, एंड द मोमेंट आपका पीक सीजन खत्म होता है आपकी ये फिक्स कॉस्ट खत्म हो जाती है। ठीक है उमैर, आ जाओ बेटा, आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की स्पेशलिटी कैरेक्टरिस्टिक बताओ। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की मुझे जो खासियत समझ में आई है वो ये समझ में आई है कि ये एक लेबर कॉस्ट की तरह चार्ज करता है और एक ये फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाता है। एम्प्लॉय पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है फुल टाइम। जो भी इसको जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो ये उसके लिए एज अ फुल टाइम ही नहीं नहीं काम नहीं करता है। नहीं 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 उमर, नहीं। तुमने पॉइंट बिल्कुल सही पकड़ा है। जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही तुमने उठाया है, बट नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं वो यूज किए जाते हैं अपनी फिक्स कॉस्ट की वजह से। अब फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? उसकी लमसम एक कॉस्ट होती है। लाइक मेरी तुम्हारी, दे आर हाईली स्पेशल। यस सदाम, एक कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपकी जो कॉस्ट होती है वो आपकी फिक्स्ड होती है, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह मैं और आप अगर ठेका कर लें ना किसी काम का, ठेका करना उर्दू में, आई एम श्योर तुम सब लोगों ने कंस्ट्रक्शन कराई भी होगी, तुम सब लोगों ने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा भी होगा। वो किस बेसिस पर होती है? वो ठेके की बेसिस पर होती है। ठेका क्या होता है? वन टाइम फिक्स कॉस्ट आपने डिफाइन कर ली और वो फिक्स कॉस्ट के अलावा कोई भी एडिशनल कॉस्ट आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। आपने एक दफा लमसम